नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड 65 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान की इकाई नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए, जो पाउंड है, पाउंड होता है ये हमारा FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, फुट पाउंड सेकंड होता है, ये फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड। किलोग्राम जो होता है ये हमारा MKS पद्धति या ESI पद्धति में होता है किलोग्राम। इसका जो ग्राम है ये हमारा CGS पद्धति में होता है द्रव्यमान का इकाई। लेकिन यहाँ पर जो डाइन है ये हमारा बल का मात्रक है। बल का कौन सा मात्रक है? CGS मात्रक है। तो CGS मात्रक है ये डाइन। तो यहाँ पर पूछे तो द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, बल का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन तो यहाँ पर दिया नहीं, तो हमें फार्मूला एक पता होगा कि F = m × a। m जहाँ पर होता है हमारा द्रव्यमान, a होता है हमारा त्वरण। तो द्रव्यमान m जो रहता है इसका हमारा मात्रक क्या होता है? किग्रा। इसका जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि फैरड किसका मात्रक होता है। तो देखिए, जो फैरड मात्रक होता है यह धारिता का मात्रक फैरड होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। जूल प्रति कैलोरी, जूल प्रति किग्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो ऊष्मा होता है उसका यांत्रिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति कैलोरी होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति कैलोरी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी होती है। तो देखिए, जो सदिश राशि यहाँ पर बात कर रहा है तो सदिश राशि हमारा होता है, यहाँ पर देखिए त्वरण और दूरी। दूरी तो हमारा अदिश राशि है, तो ये तो होगा नहीं। बल और घनत्व, तो ये भी हमारा अदिश राशि है। त्वरण और चाल, चाल हमारा क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि की बात करेगा तो सदिश राशि ऑप्शन के हिसाब से स्थिति और वेग हो जाएगा हमारा सदिश राशि। तो यहाँ पर इसका ये हो गया हमारा ए आंसर, पाँचवें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व हम लोग किससे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, दूध का अपेक्षिक घनत्व हम लोग लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया। थर्मामीटर द्वारा हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। इसको जो हाइड्रोमीटर द्वारा होता है, तो हाइड्रोमीटर द्वारा हम लोग अपेक्षिक घनत्व नापते हैं, और हाइग्रोमीटर द्वारा हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब है हमारा सातवां क्वेश्चन कि गीगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। देखिए, जो गीगर मूलर काउंटर द्वारा हम लोग जांच करते हैं वह रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण का हम लोग जांच करते हैं गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। तो देखिए, जो प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसको जो दिखाई देगा ये गेंद, वह परवलय के आकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, परवलय का आकार। नौवां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु की गति, यहाँ पर बोला है कि गति त्वरित हो रहा है, मतलब गति यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पर गति बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर यही होता है कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो अगर किसी का वेग बढ़ता जा रहा है तो मतलब उस पर कोई ना कोई बल जरूर कार्य कर रहा है, तभी उसका वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, पहला अगर देखेंगे तो कह रहा है उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है। तो यहाँ पर तो खुद ही कह रहा है कि उसकी गति में त्वरित हो रही थी, मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि वृद्धि तो हो ही रही है, तो वो तो ठीक है। उसके वेग में भी वृद्धि होती है, ये तो हो ही रही है, लेकिन उसका सदैव पृथ्वी की ओर गिरती, ये तो है नहीं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कोई ना कोई बल जरूर कार्य करता है। तो अगर वो चल रहा है तो मतलब उस पर कोई ना कोई बल जरूर कार्य कर रहा है, तभी वह वस्तु त्वरित हो रहा है, गति उसकी त्वरित है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर ही करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या संकल्पना देता है। तो देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम संकल्पना देता है वो रहता है कि गति का जो जड़त्व रहता है ये उसी का नियम है। ये न्यूटन का प्रथम नियम जो है यह गति के जड़त्व का नियम कहलाता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम।
11 नंबर क्वेश्चन है कि बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी जो होता है क्या करने की किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है। ऑप्शन है बल, आवेग, संवेग, कैच करने का समय। तो देखिए अगर बॉल को लपकता है या कैच करता है तो एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है कि जो आवेग होता है उसे कम करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा नीचे कर लेता है और वह आसानी से कैच पकड़ लेता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो आपको पता होगा कि जो रॉकेट कार्य करता है यह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो यही यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका मेन रीजन क्या है। तो देखिए गोली छोड़ने के बाद जो राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है इसका मेन रीजन रहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर कार्य करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम इस पर लागू होता है, जिसके कारण गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होने लगता है या धक्का देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है एक मनुष्य एक दीवार को ढकेल रहा है तो उसके द्वारा विस्थापित नहीं हो पा रहा है, तो बताइए वह कितना कार्य किया। ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। तो देखिए अगर दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो जब विस्थापन नहीं हो रहा तो यानी कि वहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्य जो आएगा वह भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे रहा है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, चाहे वो दिन भर धक्का देता रहे, क्योंकि उस दीवार में कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य भी हमारा जीरो हो जाएगा। दीवार में अगर विस्थापन होता तो वह भी कार्य माना जाता, लेकिन दीवार तो विस्थापित होता नहीं है इसलिए जीरो हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को वेग v प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई बल F है, अगर वो किसी पिंड पर लगाने से उसके वेग में v प्राप्त हो जाता है तो जो शक्ति प्राप्त होती है वह प्राप्त होता है P इक्वल टू एफ वी। हम लोग जानते ही हैं P इक्वल टू एफ इंटू वी, तो यही इसका फार्मूला भी होता है P इक्वल टू एफ इंटू वी। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति P इक्वल टू होता है ये होता है P इक्वल टू W/T होता है। P इक्वल टू W/T होता है, जहाँ पर W जो होता है ये हमारा वर्क होता है और इसके बाद यहाँ पर जो T रहता है ये हमारा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्क हमारा कितना है, तो वर्क कितना है 500, तो ये हो गया हमारा 500 बटे समय, यहाँ पर T जो है ये 10 दिया है, तो 500 बटे 10 यानी कि 50 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति हमारा हो जाएगा 50 वाट। तो 16 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। तो देखिए जो मानव की विहित ऊर्जा को जो सबसे पुराना रूप हो वह है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा सौर ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी में के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वह रहता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो देखिए जो कोयले से ऊर्जा पैदा होती है उससे हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ताप ऊर्जा या तापीय ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का सी आंसर करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर जिसका घनत्व रहेगा वो नीचे हो जाएगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो नीचे हो जाएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो उसके ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि जल आपका नीचे हो जाएगा, तेल आपका ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो मिट्टी के तेल पर जल प्लावित होता है या तैरता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही हो जाएगा कि जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है। क्यों, क्योंकि जल का घनत्व ज़्यादा होता है तो ये हमारा नीचे हो जाता है, और जो तेल का रहता है उसका घनत्व कम होता है वह तो पानी के ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है, तो मिट्टी का तेल ऊपर, जल नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 20 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावमान होती है या तैरती है। तो एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर जिसके कारण प्लावमान होती है या तैरती है वो रहता है हमारा
पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई सुई या पिन जल के पृष्ठ पर तैरती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर गोलाकार रूप में होता है। तो 22 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो देखिए, जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। तो यहाँ पर 23 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया गया था यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच क्या होगी? फर्श पर गिर जाएगी, अचल रहेगी, उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी, स्पर्श रेखीय दिशा में चली जाएगी। तो देखिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है और वह अंतरिक्ष में ही अगर कोई चम्मच गिराता है तो वह क्या करेगा कि उपग्रह की जो गति रहेगी उसी को वो फॉलो करता हुआ चलेगा। तो 25 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है, शोर की तरंगदैर्ध्य है, संगीत का एक स्वर है, ध्वनि स्तर की एक माप है। तो देखिए, जो डेसिबल होता है यह ध्वनि स्तर को मापने के लिए होता है। तो ध्वनि का स्तर जिसमें हम लोग मापते हैं वह डेसिबल होता है, मात्रा की इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है यह फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो 27 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, 20 हर्ट्ज से लेकर अगर 20 किलो हर्ट्ज तक है तो वह हमारा क्या कहलाता है? श्रव्य तरंगें कहलाती हैं या श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो श्रव्य ध्वनियाँ यानी कि 28 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य तरंगें या श्रव्य ध्वनियाँ। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पर देखिए, इसको संशोधन कर लीजिएगा। तो इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए संशोधन कर दिए हैं, नहीं यहाँ पर रहेगा कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वायु के घनत्व पर, वायु के ताप या तापमान पर, वायु के दबाव पर, वायु की आर्द्रता या नमी पर। तो जो वायु रहता है, वायु में ध्वनि का जो वेग रहता है यह दबाव पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। अब है 30 नंबर का क्वेश्चन कि प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है विशिष्ट रूप से? तो जो प्राश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वह 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है प्राश्रव्य तरंगों की, और जो श्रव्य तरंगें होती हैं वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। और जो अब है 31 नंबर का क्वेश्चन, सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो जो सरल लोलक होता है इसका अधिकतम आवर्तकाल होता है 84.6 मिनट। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 84.6 मिनट सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल होता है। तो 31 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा शोषक होता है निम्न में से कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा प्रावर्तक, पूर्वानुमान संभव नहीं है, अच्छा विकिरक, बुरा विकिरक। तो देखिए, अगर वह अच्छा शोषक है तो वह अच्छा विकिरक भी होगा। तो यहाँ पर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो अच्छा शोषक होगा वही अच्छा विकिरक भी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है? तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो -40 डिग्री होता है उसी पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोस, द्रव और गैसों में। तो जिनमें संवहन होता है वह रहता है हमारा द्रव और गैस, इन दोनों में क्या होता है कि संवहन की प्रक्रिया होती है। और इसके बाद जो होता है हमारा चालन वह ठोसों में होता है, द्रवों में और गैसों में हमारा संवहन होता है, विकिरण आपको तो पता ही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आता है? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो वायुमंडल में जो गर्मी आता है यह सूर्य के ताप से आता है, यानी कि सूर्यताप से आता है। तो सूर्य का जो वहाँ पर ताप रहता है उसी से क्या होता है हमारे वायुमंडल में गर्मी आती है। यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है?
रात में तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण ही होता है, तो यहाँ पर पहला सही है। बी कह रहा है कि सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, यह भी आपका अपवर्तन के ही कारण होता है। सी कह रहा है यहाँ पर सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 घंटे पहले दिखाई देना, यह भी आपका अपवर्तन के कारण ही होता है। डी यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो यह आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा था कि अपवर्तन की घटना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल, उत्तल। तो जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है, हेड मिरर, वो रहता है अवतल। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवतल। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कौन सा लगाया जाता है? तो जो हम लोग वाहन चलाते हैं उसमें जो पार्श्व दृश्य दर्पण जो होता है वह रहता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण रहता है, जिसका प्रयोग हम लोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर उत्तल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त होने वाला दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक, अवतल, समतल, गोलीय उत्तल, बेलनाकार अवतल। तो जो कारों के हेडलैम्प में दर्पण यूज किया जाता है वो रहता है परवलयिक उत्तल। तो परवलयिक उत्तल यहाँ पर परवलयिक अवतल यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए, परवलयिक अवतल। अब है 41 नंबर क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण क्या है? तो मरीचिका या मृग मरीचिका जो हम लोग बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है मरीचिका का रीजन। तो यहाँ पर 42 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए हम लोग जिस लेंस का यूज करते हैं वो लेंस रहता है सिलेंडरी लेंस, यानी कि बेलनाकार लेंस हम लोग यूज करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर के मापन हेतु हम लोग किस मापक यंत्र का यूज करते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर के मापन के लिए हम लोग जो मापक यंत्र यूज करते हैं वो हमारा वोल्टमीटर रहता है। अमीटर जो रहता है हमारा धारा के लिए रहता है। ओम मीटर जो रहता है हमारा प्रतिरोध मापने के लिए यूज करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है? तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है किसका बना होता है? देखिए, जो विद्युत बल्ब रहता है उसका जो फिलामेंट रहता है वह टंगस्टन का बना होता है, और जो हमारा हीटर रहता है उसका जो तार रहता है वह हमारा नाइक्रोम का रहता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट की बात की है तो यहाँ पर टंगस्टन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो? देखिए, जो फ्यूज तार हम लोग घरेलू विद्युत उपकरणों में यूज करते हैं उसका क्या होना चाहिए? प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध उच्च हो या गलनांक कम हो, या फिर दोनों गुण होना चाहिए। तो दोनों गुण होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध भी उच्च हो और गलनांक कम हो। तो प्रतिरोध यहाँ पर कम की बात करें, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक कम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि गलनांक कम हो और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए फ्यूज तार का। 48 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए जो सर्वोत्तम द्रव्य होता है वो रहता है हमारा नरम लोहा। तो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड रहता है वह नरम लोहे का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर रहता है यह हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर हमारा यूज होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? लोहा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट। तो जो वह धातु जो विद्युत चुंबक के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वह हमारा तांबा रहता है, जबकि लोहा, निकिल और कोबाल्ट इसका प्रयोग हम लोग चुंबक के रूप में कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है
सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन से रिलेटेड करेगा। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट व निकल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट व निकल की मिश्र धातुओं से। तो देखिए जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होता है यह रहता है लोहा, कोबाल्ट और निकल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, या फिर CuNi। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनामो द्वारा, दोलक द्वारा, दिष्टकारी द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को अगर दिष्ट धारा में बदलना है तो उसके लिए हम लोग दिष्टकारी यूज करेंगे। तो दिष्टकारी द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को DC धारा में बदलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विषम पद कौन सा है? तो आपको भी पता है, ऑप्शन क्या है? माइक्रोवेव, को एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर। देखिए केबल, वायर और फाइबर ये तो सेम चीज़ है, लेकिन ये जो माइक्रोवेव होता है ये आपका सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म तरंगें अलग है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव हमारा विषम पद है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंग संचार में किस आवृत्ति की तरंगें प्रयोग की जाती हैं? देखिए सूक्ष्म तरंग संचार की आवृत्ति, जो आवृत्ति की तरंगें प्रयोग की जाती हैं वह 100 हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है। तो देखिए जो प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जो चलती है वह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चलता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचारण होता है? चालन, संवहन, विकिरण चालन और संवहन दोनों। तो देखिए अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से जब कहेगा और उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का जो संचरण होता है यह संवहन विधि के द्वारा होता है। तो 56 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, संवहन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो जल में से पैदा होने वाला जो बुलबुला रहता है और उसकी जो चमक होती है इसका मेन रीजन होता है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो 57 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित किया जाता है? तो जो प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल फाइबर रहता है उसमें जो हम लोग सिग्नल प्रेषित करते हैं वह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रेषित करते हैं। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ऐसा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पतम विपथी लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। तो अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको दृष्टि अगर सही करना है तो निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस यूज करेंगे, अगर वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस यूज करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त जो चोक होता है यह रहता है प्रेरक। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति होती है? तो देखिए ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है यह सिर्फ और सिर्फ AC में ही कार्य करता है। तो AC जो रहता है करंट उसी में कार्य करेगा, DC में तो ये कार्य करेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए DC का नाम ले लिए तो पहला गलत हो जाएगा, कम वोल्टेज की DC नाम ले लिए ये भी गलत हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये भी गलत हो जाएगा। यह कम वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर हो जाए कम वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में बदलता है। तो यहाँ पर AC और AC दोनों दिया है तो हमारा AC पर ही कार्य करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है? डोपिंग, मिश्रण, रूपण, तनुकरण। तो अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो अगर कोई अर्धचालक है और उसमें कोई हम लोग अशुद्धि मिला देते हैं तो उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो फ्यूज तार जो होता है इसका रहता है कि उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। तो हम आपको ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि जो फ्यूज तार होता है उसका जो क्वालिटी होना चाहिए कि उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा हो और जो गलनांक हो वह कम हो। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता, न्यूनतम गलनांक। डायनामो किसे परिवर्तित करता है? तो देखिए जो डायनामो होता है इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनामो करता है। अब यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।